नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न के बारे में एक नोटिस, एक सूचना यहां पर दिखाई गई है, जैसे नोटों से भरा बैग लौटाया। इस तरह की खबरें आप कभी कभार अखबारों में भी पढ़ते हैं। इस भ्रष्टाचार के युग में कभी कभी ईमानदारी की मिसालें भी देखी जा सकती हैं। यकीन कीजिए, नोटों से भरा एक बैग सड़क पर गिरा हुआ था। उधर से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो वह दंग रह गया। उसने नोटों से भरे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की ठान ली। वह सीधे पुलिस थाने गया। कुछ ही देर में नोटों से भरा बैग उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया गया। यह कितनी ही अच्छी खबर है और आज के समय में ऐसी ईमानदारी देखने को बहुत कम मिलती है। आइए इससे संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क, राहगीर की जगह तुम होते तो क्या करते। तो इसमें आप लिखें कि अगर आप उस राहगीर की जगह होते तो आप क्या करते। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते। तो मैं अपनी तरफ से लिखता हूं जो मैं करता। मैं भी वह बैग उसके असली मालिक तक पहुंचा देता। उम्मीद है कि आप भी अगर उस राहगीर की जगह होते तो आप भी यही करते। फिर भी अगर किसी का कोई अन्य तरीका है उसको पहुंचाने का या आप क्या करते, वो आप यहां पर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ख, क्या तुमने आसपास कोई ऐसी घटना घटते हुए देखी है। अगर आपने कोई ऐसी घटना घटते हुए देखी है तो आप यहां पर लिखें। मैं एक छोटी सी घटना के बारे में लिखता हूं। मेरे साथी को स्कूल के पास रास्ते में 100 रुपए का नोट मिला था। उसने शिक्षक के माध्यम से नोट असली मालिक तक पहुंचा दिया था। तो ऐसी कोई भी घटना आप अक्सर स्कूल में घटते हुए भी देख लेते हैं। कई बार स्कूल में भी कोई गुम हुआ सामान मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो आप अपने टीचरों के माध्यम से या किसी भी तरह आप प्रयास करके उस प्राप्त हुई वस्तु को उसके असली मालिक तक पहुंचा सकते हैं। यह कार्य ईमानदारी का प्रतीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अखबारों में छपने वाली ऐसी कोई खबर काटकर यहां चिपकाओ। इसके लिए ऐसी पहली बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं कम होती है और होती हैं तो ईमानदार व्यक्ति कम मिलते हैं। और अगर ईमानदारी का कोई परिचय देता भी है तो अखबार में ऐसी खबरें कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन कभी कभार हम ऐसी खबरें देखते हैं, लेकिन अब मौके पर ऐसी खबर मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि अखबार की कोई कटिंग उपलब्ध हो। मैं आपको मोबाइल में से एक कटिंग दिखाता हूं कि मोबाइल में जो खबर थी यह एक ईमानदारी की खबर है। ईमानदारी की मिसाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने वाले गाइडों ने महिला को लौटाया 70,000 रुपए से भरा पर्स। गाइडों को जब लगा कि यह किसी पर्यटक का पर्स हो सकता है तो उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी प्रतीक माथुर को दी, जिन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर पर्स में मिले कागजात के आधार पर पर्यटक का पता लगाना शुरू किया और पर्यटक का पता लगाकर उसको उसका पैसों से भरा जो पर्स था वो लौटा दिया। इस प्रकार उन्होंने
बहुत बड़ी ईमानदारी का परिचय दिया। इस तरह की खबरें कई बार अखबारों में भी छपती रहती हैं। तो आपने अगर कोई ऐसी खबर अखबार में पढ़ी है तो आप अखबार से वो कटिंग यहां पर लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 भाग क। तुम कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? तो इसके बारे में लिखें। किसी ने मेरी मदद की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मदद करने वाले और भगवान का धन्यवाद किया। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी को अवश्य भेजते हैं। तो यहां पर आप अपनी तरफ से लिखें। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला करने वाला कोई न कोई जरूर आता है। और यह है हम बुजुर्गों से सुनते भी आते हैं, कर भला हो भला। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कोई न कोई हमारी मदद अवश्य करता है। भाग ख। मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए? तो उत्तर इस प्रकार रहेगा। मदद करने वाले के लिए मेरे मन में बड़ी कृतज्ञता या एहसान का भाव पैदा हुआ। मैंने भगवान से सच्चे दिल से उनकी भलाई व सफलता, सुख शांति की प्रार्थना की व शुभकामनाएं दी। प्रश्न संख्या 3 सफर के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर कभी सुनसान जगह पर आपकी बस खराब हो जाए, आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सफर के दौरान सुनसान जगह पर बस खराब हो जाए तो मैं स्वयं धैर्य बनाए रखूंगा और अन्य यात्रियों को भी धैर्य बनाए रखने की सलाह दूंगा। यानी कि ऐसी परिस्थिति में हम बिल्कुल भी न घबराएं, हम धैर्य न छोड़े, हिम्मत रखें, हौसला रखें। समस्या को हल करने में बस ड्राइवर और कंडक्टर की सहायता करूंगा। तो मैं यह करूंगा, आप भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे तो वो आप यहां पर जरूर लिखें। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम या अधिक पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? अगर आप कहीं भी बाजार से सामान खरीद रहे हैं या कहीं पर आप टिकट खरीद रहे हो, वहां पर अक्सर भीड़ होती है और आपको पैसे कम या ज्यादा मिल जाएं तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? तो मेरी यही सलाह है कि आप ईमानदारी का परिचय दें। ईमानदारी क्योंकि सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी से बढ़िया और कोई चीज नहीं, तो हमें ईमानदार बने रहना चाहिए। मैं सामान बेचने वाले या टिकट देने वाले को उसकी भूल या अपने भूल के बारे में बताऊंगा, अधिक पैसे वापस लौटाऊंगा। अगर सामने वाले ने मुझे अधिक पैसे दे दिए तो मैं उसको पैसे वापस लौटाऊंगा। वह कम होंगे तो मांग लूंगा, अगर गलती से उसने कम दे दिए तो मैं उससे पैसे मांग लूंगा, अगर उसने अधिक दे दिया तो मैं उसको वापस लौटा दूंगा। तो इस प्रकार हमें हमेशा ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 मान लो हमें केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? उत्तर इस प्रकार रहेगा। यदि हमें केवल अच्छी अच्छी और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन बहुत सुखद व सुंदर बन जाएगा। हमारे मन से बुरे विचार, घटनाएं, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। हम बुराइयों को भूलकर अच्छाई और उन्नति के मार्ग पर बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा ध्यान से हम सोचें तो जो बुरी घटनाएं होती है
या जो बुरे पल है या संकट या मुसीबत का जो समय होता है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और उसका भी कुछ न कुछ तो महत्व हमारी जिंदगी में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखो। जैसा कि यहाँ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा है, उसके पास पेड़ की दूसरी शाखा के ऊपर एक सांप दिखाई दे रहा है। इनको देखने से लगता है शायद उनमें आपस में दोस्ती है, क्योंकि वो कुछ समय से उसी पेड़ पर रह रहे हैं। और नीचे पानी में एक सुंदर पौधा दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस पौधे के ऊपर कोई सुंदर फूल या फल आया हो, या वो पौधा हो सकता है खाने लायक हो, बंदर के खाने लायक। अगला जो चित्र है उसमें हम क्या देखते हैं कि बंदर उस सांप की पूंछ को पकड़े हुए है और सांप नीचे लटका हुआ है उस पौधे तक। और अगला जो चित्र है नंबर 3, उसमें हम देखते हैं कि जो सांप है वो वापस से ऊपर आ जाता है और सांप के मुंह में वह सुंदर सा पौधा है जो पानी के अंदर था और बंदर उस पौधे को खा रहा है। तो इसके बारे में आप कोई कहानी बनाएं और लिखें। जो भी आपको इस चित्र से समझ में आया है वो कहानी आप अपने शब्दों में लिखें। मैंने मार्गदर्शन हेतु एक कहानी बनाकर लिखी है, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। एक पेड़ पर एक बंदर और एक सांप रहते थे, जैसा पहले चित्र में दिखाई दिया है। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वह पेड़ एक तालाब के बीच में था। हमें दिखाई दे रहा है कि यह पेड़ कहाँ है, किसी तालाब के बीच में है। पेड़ के नीचे पानी में एक खाया जाने वाला स्वादिष्ट पौधा था। ये क्या दिखाई दे रहा है कि पौधा, ये हो सकता है खाने में बड़ा स्वादिष्ट हो बंदर के लिए। अगली पंक्तियों को देखते हैं। बंदर को खूब भूख लगी थी। वह उस पौधे को खाना चाहता था, लेकिन नीचे तालाब में जाने से डरता था, क्योंकि नीचे क्या है, पानी दिखाई दे रहा है, तालाब है। उसने अपने मित्र सांप से मदद मांगी। तो ऐसे में उसने क्या किया, अपने मित्र सांप से मदद मांगी। सांप ने कहा, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। बंदर ने बुद्धि से काम लिया और कहा, मैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तुम्हें नीचे लटका दूंगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हारी पूंछ को पकड़कर तुम्हें नीचे लटका दूंगा। तुम अपने मुंह से उस पौधे को तोड़कर ले आना। क्या करना, अपने मुंह से उस पौधे को पानी में से तोड़कर ले आना, फिर मैं उस पौधे को खा लूंगा। सांप तैयार हो गया और उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि बंदर ने उसको सलाह दी थी। सांप पौधा तोड़कर ले आया और बंदर ने पौधे को खाकर अपनी भूख शांत की, यानी कि अपनी भूख शांत कर ली, उस पौधे को खा लिया। बंदर ने अपने मित्र सांप का धन्यवाद किया और कहा, जरूरत पड़ने पर मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। कभी भविष्य में आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ी तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इस चित्र से जो हमने कहानी बनाई है, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो इस प्रकार है। शिक्षा, बुद्धि से सोच समझकर किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। अगर हम अपनी बुद्धि से, अच्छे दिमाग से सोच समझकर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता मिल जाती है। और दूसरे शब्दों में हमें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से हर मुश्किल काम भी
सरल हो जाता है, यानी कि हर मुश्किल जो काम है वो आसान हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं पर इन्हें लिखते समय इनमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें लिखने में कुछ गड़बड़ है, तो उन गड़बड़ का हमें पता लगाना है और उन गलतियों को ठीक करना है। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और गलतियों का पता लगाते हैं। एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी। तो पहले ही वाक्य में हमें पता लग रहा है कि सोनू क्या है, कोई लड़का है, उसके अनुसार क्रिया रहा था आनी चाहिए, तो यहां क्या लिखा है, रही थी। तो इस जो भी इस गद्यांश में गलतियां हैं उनको मैंने गोल दायरा लगा दिया है। उसके साथ उसकी पत्नी था, तो पत्नी के साथ क्या आएगा, थी, क्योंकि पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है। और एक बेटा थी, तो बेटे के लिए क्या आएगा, था। बस में कुछ खराबी था, तो यहां आएगा थी। रुक रुक कर चलती था, तो यहां पर थी आएगा। मनोज सब्जी बेचने वाले का काम करती थी। मनोज क्या है, एक लड़के का नाम है, व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम है, तो यह पुल्लिंग शब्द है, यहां आएगा करता था। रोज गाना गाकर सब्जी बेचा करती, तो करती की जगह क्या आना चाहिए था, करता। बेटी पैदा होने पर मनोज बोली, तो मनोज क्या है, पुल्लिंग है, तो बोला आना चाहिए। लाल लाल गाल हैं, काली काली आंखें हैं। आओ आओ ताजा ताजा देख जाओ। तो अगले जो प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित उनको हल करते हैं। प्रश्न संख्या क, इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई है। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, इन वाक्यों में पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाग ख, इनमें गड़बड़ वाले शब्दों पर गोला बनाओ। तो मैंने इस पूरे गद्यांश या वाक्यों पे गड़बड़ वाले जो शब्द हैं उनको गोला लगा दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। घ, जो भाग ग, किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई है। ऊपर वाले वाक्यों में किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई है, आप यहां पर लिख करके यह बता सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से। रहा था की जगह रही थी, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, रहा था, तो उसकी जगह क्या आया हुआ है, रही थी की जगह था। ये क्रमवार मैंने लिखे हुए, जितनी जगह थी यहां पर वो लिख दिया, अगर कोई छूट गया तो बात अलग है। था की जगह थी, 2 बार थी, यानी कि था आना चाहिए था, वहां पर थी आया है 2 बार। थी की जगह था, करता था की जगह करती थी, और बोला की जगह बोली, यहां पर बोला आना चाहिए, बोला की जगह क्या है, बोली। तो इस प्रकार ये गलतियां मैंने यहां पर लिख दी हैं। आप भी ध्यान से इन वाक्यों को पढ़ें और गलतियों को इसी प्रकार लिखकर बताएं। तो ये गलतियां इसी प्रकार थी। रहा था की जगह रही थी की जगह था की जगह थी, 2 बार थी की जगह क्या लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है। करता था की जगह करती थी, और बोला की जगह बोली। यह आप यहां पर लिखें और चलते हैं अगले भाग पर। अगला जो भाग घ, लिखते समय ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी। हमसे भी लिखते हुए या बोलते हुए कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, गलती ना हो, इसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा, कर्ता के लिंग के अनुसार, जो काम को करने, वाक्य में कार्य को जो करने वाला है कर्ता है, उसके लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। यदि कर्ता शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार ही लिखें,
और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही हमें क्रिया लिखनी चाहिए। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी आने वाली वीडियो को देख सकें। हमारी वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से लाभ उठा सके। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।